उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं सबिया मंसूरी शासकीय संजय गांधी स्मृति पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गंज बासुदा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हूँ और आज मैं फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड पेपर थर्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक्स एयर पॉल्यूटेंट्स aerosols and introduction of acid rain and various atmospheric oxidation reactions को डिस्कस करूंगी। After completing this module, students will be able to understand air pollutants and its types, size distribution, types and major effects of aerosols, recent scenario about air pollution, controlling measures, positive outcomes in 2020, acid rain and its precursors, pH and various types of oxidation reactions. अब एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बाय वॉल्यूम ड्राई एयर कंटेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ गैसेस। वेरियस अदर टाइप्स ऑफ गैसेस में आ जाएंगे हमारे वाटर वेपर्स, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड बहुत सारे ट्रेस कंपोनेंट्स जैसे कि नियॉन, हीलियम। अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो जो हाईएस्ट परसेंटेज कंपोजिशन है वो है नाइट्रोजन का, दैट इज 78%, जबकि नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट कंपोजिशन है ऑक्सीजन का जो कि है 20.9%, जिसको हम अप्रोक्स 21% बोल सकते हैं। आर्गन का परसेंटेज है ग्रेटर देन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% एंड other gases are greater than 0.17%. अब हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है। जो पॉल्यूशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से ली गई है जिसका तात्पर्य है टू मेक डर्टी। अब जो एयर पॉल्यूशन है ये एक प्रकार का कंटामिनेशन है एयर का बिकॉज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस और ऑल दोस contaminants that are responsible for pollution are known as pollutants और इनका ह्यूमन हेल्थ पर एज वेल एज होल प्लेनेट पर बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या होंगे, कितने पार्ट्स में एयर पॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, दैट मीन्स उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर एयर पॉल्यूटेंट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं सोर्स से। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही ड्राइव होते हैं बाय वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे परऑक्सी असाइल नाइट्रेट दैट इज पैन, फोटोकेमिकल स्मोक, ओजोन और ईटीसी। अब हम एयर पॉल्यूटेंट्स का सेकंड प्रकार देखें तो यह है अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, दैट मीन्स रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर एयर पॉल्यूटेंट्स दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड द इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनके उदाहरण भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमीन्स। जबकि जो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके एग्जांपल्स में आ जाएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब जो एयर पॉल्यूटेंट्स के हम तीसरे प्रकार देखें तो ये है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहले हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स और दूसरे हमारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वह सारी हमारी गैसियस स्पीशीज हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ और प्लेनेट के लिए हार्मफुल हैं। इसमें वह सारी गैसेस आ जाएंगी जो एज अ पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड। नाउ जो सेकंड फर्दर सब डिवाइडेड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर वो है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। तो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में वे सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि एयर या लिक्विड के फॉर्म में डिस्पर्स्ड है। Now these pollutants are smoke, fumes, dust, mist, etc. अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एरोसोल। व्हाट इज एरोसोल? Aerosols are those pollutants that are released into the atmosphere with force in the form of mist or vapors. Aerosols एक प्रकार का सस्पेंशन है लिक्विड ड्रॉपलेट्स का या डस्ट पार्टिकल्स का जो या तो एयर में है या फिर किसी अन्य प्रकार की गैसेस में है। अगर हम सोर्स या स्रोत की बात करें तो जो एरोसोल्स हैं वो रिलीज होता है फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ गैसेस इन द फॉर्म ऑफ सूट और फ्यूम्स from various types of vehicles. Now by the action of wind on the earth surface, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे desert dust, mineral particles, by jet and aeroplane emissions. इनसे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस। अब हम एरोसोल्स के प्रकार देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मेनली ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन प्रोसेस। तो जैसे हमने एयर पॉल्यूटेंट्स को क्लासिफाई किया था प्राइमरी और सेकेंडरी में, सिमिलरली हम एरोसोल्स को भी प्राइमरी एरोसोल्स और सेकेंडरी एरोसोल्स में की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्राइमरी एरोसोल्स हैं वो डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्स से। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सी सॉल्ट्स, मिनरल एरोसोल्स। जबकि जो सेकेंडरी एरोसोल्स हैं इट इज अ कन्वर्जन ऑफ गैस टू पार्टिकल। अब जो गैस टू पार्टिकल कन्वर्जन होगा वो या तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस से होगा या फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से होगा। अब इनके उदाहरण जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ ओरिजिन। दैट मीन्स स्रोत की उत्पत्ति के स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर। तो वो हो जाएंगे हमारे दो प्रकार के, दैट मीन्स नेचुरल एरोसोल्स एंड द एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। अब जो नेचुरल एरोसोल्स हैं वो सारे नेचुरल एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं। अब इनके उदाहरण हो जाएंगे पॉलेंस, वॉल्केनिक इरप्शन, विंड ब्लोन डस्ट, प्लांट फ्रेगमेंट्स। जबकि जो एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स हैं वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल fossil fuel burning, agricultural activities, industrial processes, burning of biomass और biofuels। अब हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन या साइज रेंज की बात करें तो जो एरोसोल्स का साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.00 टू 0.002 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के बीच। अब हम मेजर इफेक्ट्स यानी कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एरोसोल्स के वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला हार्मफुल इफेक्ट्स है एरोसोल्स का वो है विजिबिलिटी रिटार्डेशन। अब आपको यहाँ पर दो इमेजेस सबसे ऊपर दिखाई दे रही हैं, पहली लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। तो पहली राइट लेफ्ट हैंड साइड जो इमेज है उसकी विजुअल रेंज है 250 किलोमीटर, जबकि जो राइट हैंड साइड इमेजेस की विजुअल रेंज है 25 किलोमीटर। दोनों ही इमेजेस सेम प्लेस की हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड इमेज है इसकी जो विजुअल रेंज है वो 25 किलोमीटर हो गई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एरोसोल्स। दैट मीन्स एरोसोल्स का काफी हद तक विजिबिलिटी रिटार्डेशन में प्रभाव पड़ता है। अब ये जो रिटार्डेशन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि एरोसोल्स एक प्रकार के पार्टिकल्स हैं जो कि स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जैसी फिनोमेना को शो करते हैं। स्कैटरिंग की वजह से जो सन रेज आती हैं वो री रेडिएट हो जाती हैं और दोबारा से स्पेस में चली जाती हैं।
और स्कैटरिंग की वजह से विजिबिलिटी रिटार्ड हो जाती है। जो अनदर डोमिनेटिंग फैक्टर है वो ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो एरोसोल्स के पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका साइज बिगर हो जाता है। बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ दीज पार्टिकल ये जो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना है वो मोर डोमिनेटिंग हो जाती है। अब इनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं एविएशन और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में। एविएशन में अगर हम देखें तो कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स, एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में हम देखें तो लॉस ऑफ मोबाइल सिग्नल्स। अब क्लाइमेट पर जो इफेक्ट्स पड़ते हैं एरोसोल्स के तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। अब हम इस इमेज के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं एरोसोल्स के। तो हम सबसे नीचे देखें तो यहाँ पर दो टाइप के सोर्सेस से एरोसोल्स रिलीज हो रहे हैं, नेचुरल सोर्सेस एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। अब जो नेचुरल सोर्सेस से निकलने वाले एरोसोल्स हैं वो हैं वॉल्केनिक एरोसोल्स, विंड ब्लोन डस्ट, मैराइन एरोसोल्स। जबकि जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से निकलने वाले एरोसोल्स हैं वो हैं बाय बायोमास बर्निंग, बाय इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड बाय व्हीकुलर इमिशंस। अब ये जो एरोसोल्स निकलेंगे ये एटमॉस्फेयर में री रेडिएशन की प्रोसेस करेंगे। दैट मीन्स जो सन से जितनी भी रेडिएशंस आएंगी या तो उनकी स्कैटरिंग करेंगे या फिर रिफ्लेक्शन करेंगे या फिर दोबारा से री रेडिएशन के थ्रू उनको अर्थ सरफेस पर नहीं आने देंगे, दोबारा से वो रेडिएशंस स्पेस में चली जाएंगी, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब हम कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स देखते हैं, ये भी हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे सेंटर में तो यहाँ लिखा है एरोसोल्स एक्ट एज अ सीसीएन टू फॉर्म क्लाउड्स। नाउ सीसीएन क्या है? सीसीएन का फुल फॉर्म है क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ली। तो सीसीएन क्या होते हैं? सीसीएन एक प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जो वेपर्स का कंडेंसेशन करते हैं लिक्विड में इन एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर दो प्रकार के एरोसोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड है वो अनपॉल्यूटेड रीजन के हैं, जबकि राइट हैंड साइड है वो पॉल्यूटेड रीजन के हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड अनपॉल्यूटेड रीजन देखें तो यहाँ पर क्लीन क्लाउड्स हैं, लेकिन जो बनने वाली ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज बड़ा है और लेस इन नंबर ड्रॉपलेट्स बन रही है यहाँ पर। अब जब राइट हैंड साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉल्यूटेड क्लाउड्स हैं और यहाँ पर बनने वाली जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है, बट जो इनकी संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ देखिए जो क्लीन क्लाउड्स है तो यहाँ पर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बिगर साइज की है, जबकि जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मॉलर साइज की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लेस प्रेसिपिटेशन होगा। क्लीन रीजन में क्लीन क्लाउड्स के थ्रू अगर मोर प्रेसिपिटेशन होता है तो यहाँ पर क्लाउड्स की लाइफ टाइम डिक्रीज हो जाएगी, जबकि पॉल्यूटेड रीजन में जो क्लाउड्स की लाइफ टाइम रहती है वो मोर रहती है। अब हम कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो डायरेक्ट इफेक्ट है यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल इंक्लूड किया है वो 1991 का है, फिलीपींस का। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और आफ्टर दिस वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो गया था अप टू 2 years। अब हम ये जो डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं यहाँ पर जो ग्राफ दिया है उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये है एरोसोल्स की ऑप्टिकल डेप्थ, टेम्परेचर वेरिएशन और टाइम पीरियड के बीच। अब हम यहाँ पर देखें नियर अबाउट 1991 के पास अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो एरोसोल का कंसंट्रेशन है पिनाटुबो में वो सडनली राइज हो गया, बट यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया और ये वेरिएशन कंटिन्यूअसली 2 years के लिए चला है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जो हमने कूलिंग इफेक्ट देखा पहले एग्जांपल में, सडनली इसके अपोजिट यहाँ पर एक हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं वो आर्कटिक और हिमालय के
आइस कैप्स में देखे जा रहे हैं, जहां पर ब्लैक कार्बन एरोसोल्स हाई क्वांटिटी में आइस कैप्स के सरफेस पर डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ गया है और मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स फास्ट हो गई है इन रीजन में। तो इसका मतलब क्या है कि एरोसोल्स एक तरफ जहां कूलिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी तरफ हीटिंग इफेक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की बात करें तो जैसा कि हम पॉल्यूटेड और अनपॉल्यूटेड रीजन के क्लाउड्स का डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं एरोसोल्स के, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अपोजिशन में काम करते हैं। अब ये कैसे समझे हम, यहाँ देखिए इमेज है, जो लेफ्ट हैंड साइड की इमेज है वो अनपॉल्यूटेड रीजन की है, जबकि जो राइट हैंड साइड की इमेज है वो पॉल्यूटेड रीजन की है। अनपॉल्यूटेड रीजन में यहाँ पर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा होता है और पॉल्यूटेड रीजन में ड्रॉपलेट्स का साइज छोटा होता है। बट अनपॉल्यूटेड रीजन में द रेट ऑफ सन रेज ट्रांसमिशन हायर होता है, जबकि पॉल्यूटेड रीजन में जो रेट होता है सन रेज के ट्रांसमिशन का वो लो होता है, जबकि रेट ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अगर अनपॉल्यूटेड रीजन में ट्रांसमिशन फास्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट फेवर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, जबकि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन लो होगा पॉल्यूटेड रीजन में, इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के अपोजिटली वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक वेरिएशन और देखेंगे हम, जो पॉल्यूटेड रीजन है यहाँ पर जो बनने वाले पॉल्यूटेड रीजन में बनने वाले क्लाउड ब्राइट और व्हाइट कलर के, जबकि अनपॉल्यूटेड रीजन में बनने वाले जो क्लाउड्स हैं वो डार्क कलर के हैं। अब हम एयर पॉल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ पे देखेंगे तो दो प्रकार के इफेक्ट्स पाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब हम जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में हेडेक, नोज, थ्रोट, आईज इन्फ्लेमेशन, कफिंग, पेनफुल ब्रीथिंग, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, स्किन इरिटेशन। जबकि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो इट ग्रेटली इफेक्ट्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी हो जाती हैं, हार्ट डिसीजेस जिन्हें हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाती हैं जिनमें कि अस्थमा और कैंसर इंक्लूड है। अब मुझे लगता है कि करिकुलम के अलावा भी स्टूडेंट्स को रिसेंट स्टडीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। जो पहली केस स्टडी है वो है दिल्ली एयर पॉल्यूशन केस स्टडी। ये केस स्टडी 2017 की है। 8th November 2017 is referred as the Great Smoke Day of Delhi. अब 8th November 2017 को क्यों ग्रेट स्मोक डे ऑफ दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल था वो दिल्ली का 999 लेवल तक पहुंच गया था, जबकि जो सेफ लिमिट है वो है 100। अब इसका मतलब ये है कि इस दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अपने वर्स्ट लेवल को भी क्रॉस कर गया था। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली सिटी में है यहाँ एयर पॉल्यूशन की बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। अब हम जो नेक्स्ट रिसेंट स्टडी हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO, और ये स्टडी है 2016 की। WHO ने 2016 में ये स्टडी की थी कि 2016 में लगभग 1 लाख बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र की थे उनकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ डिसीजेस रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि बच्चों पर भी काफी हद तक इसका दुष्प्रभाव है एयर पॉल्यूशन का। अब हमने इफेक्ट्स देख लिए हैं। अब इंडिया में क्या क्या इनोवेशंस चल रहे हैं एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड इसको कंट्रोल करने के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम 5 इंडियन इनोवेशंस को डिस्कस करेंगे। जो पहला है चक्र इनोवेशन को हम डिस्कस करेंगे। ये दिल्ली की एक कंपनी है जो डीजल से निकलने वाले धुएं को, सूट को कैप्चर करती है बाय कंट्रोलिंग डिवाइसेस, और ये जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं वो अप टू 90% सूट को कैप्चर कर लेते हैं, और जो कैप्चर्ड सूट है उसको इंक और पेंट बनाने में इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय प्रकार से चक्र इनोवेशन के द्वारा। अब
नेक्स्ट इनोवेशन है वो है सेलजाइम बायोटेक कंपनी के द्वारा, ये कोयम्बटूर में है और ये कंपनी एंटीबायोटिक्स का कल्चर करती है। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो कंपनी एंटीबायोटिक्स का यूज कर रही है और कल्चर कर रही है, इनको रूम टेम्परेचर पर कर रही है विदाउट यूज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ केमिकल सॉल्वेंट। अब ये जो इनिशिएटिव है कि विदाउट यूजिंग सॉल्वेंट, ये एयर पॉल्यूशन के रेट को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि अगर केमिकल सॉल्वेंट्स का हम यूज करेंगे तो वहां से एयर पॉल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो थर्ड इंडियन इनिशिएटिव है वो है आदित्य कंपनी द्वारा। आदित्य कंपनी सोलर फेरीज दैट इज नवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोल्ट का कमर्शियल यूज कर रही है बिटवीन वेकोम एंड थवानक्का डबू सिटी ऑफ केरला। और लगभग इन फेरीज में मतलब पर फेरी 75 पैसेंजर ट्रेवल करते हैं और ये 80% सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। और ये जो एक फेरी है कैन क्रूज 6 आवर्स पर डे, दैट मीन्स सोलर एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। और जो फ्यूल का कंजम्पशन रेट है वो यहाँ पर लो है, इसका मतलब यहाँ पर एयर पॉल्यूशन का रेट भी डिक्रीज हो रहा है। अब जो चौथा इंडियन इनिशिएटिव है वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में। जितना भी निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट है, अब हम उसके डायरेक्ट बर्निंग और डायरेक्ट डंपिंग ना करके उसको हम डायरेक्टली डिकम्पोज कर सकते हैं इन स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स। इससे ये फायदा होगा जितने भी टॉक्सिक एयर एमिशंस होते हैं उनका रेट कम हो जाएगा। और इन टॉक्सिक एयर एमिशंस में सर्टेन टाइप्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं। तो जो प्लेनेट पर ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का खतरा था वो बाय यूजिंग माइक्रोवेव्स कम हो जाएगा। अब हम फिफ्थ जो इंडियन इनिशिएटिव की बात करें तो ये अग्निसुमुख एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि कमर्शियल कुकिंग स्टोव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कुकिंग स्टोव्स की, इनकी जो खास बात ये है कि वो इतने अल्ट्रा एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि यहाँ पर जो यूज ऑफ फ्यूल है वो 30% तक कम हो जाता है। इसका मतलब अगर आप 30% फ्यूल कम यूज करेंगे तो 30% हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स का लेवल भी कम हो जाएगा। बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव्स हैं, इंडियन इनिशिएटिव्स हैं ये, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ईयर 2020 में हमने बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंसेस देखे, बट सम पॉजिटिव इंसिडेंसेस भी निकल के आए हैं जो कि लॉकडाउन पीरियड में निकल के आए हैं। मार्च 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस। अब इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी फैक्ट्रीज की एक्टिविटी शट डाउन हो गई थी, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बंद हो गए थे। इन द सेम टाइम फ्रॉम मार्च 31 टू अप्रैल 5 नासा की सैटेलाइट्स ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो नॉर्थर्न इंडिया है यहाँ पर जो एरोसोल का लेवल है वो इतना लो हो गया है कि वो अपने 20 इयर्स के लेवल में सबसे लोएस्ट है। आइए हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं बाय दिस इमेज। यहाँ पर स्टडी है फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2020। अब सबसे नीचे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ का स्केल प्रेजेंट है। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड स्केल है उसमें एओडी की वैल्यू है फ्रॉम 0.05 टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जबकि जो राइट हैंड साइड है उसमें एओडी की वैल्यू है फ्रॉम -0.5 टू 0.5 प्लस 0.5। अब सबसे पहली इमेज यानी कि 2016 में हम नॉर्थर्न इंडिया में देखें तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर और लाइट ब्लू कलर से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वेरी कर रही है फ्रॉम 0.05 टू 0.25 और बिटवीन 0.5 टू 0.75।
सिमिलरली 2017 में भी हमको सिमिलर रिजल्ट्स दिखाई देंगे, 2018 में भी हमको सिमिलर रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, 2019 में सम लेवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स या एरोसोल्स रिड्यूस हुए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 2020 की दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन। तो बिफोर लॉकडाउन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एरोसोल ऑप्टिकल डेंसिटी है जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही है सबसे नीचे ये मैप में, तो वो रेंज कर रही है 0.05 से 0.25। अब हम जो लोएस्ट रीजन है मैप का इंडिया का, उसी को अगर हम सेकंड इमेज में देखें इन द लॉकडाउन पीरियड, तो यहाँ पर जो वेरिएशन है ऑप्टिकल डेंसिटी का वो वेरी कर रहा है बिटवीन -0.5 to 0। इट मींस इट इज एट इट्स लोएस्ट लेवल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो एयर पॉल्यूशन काफी हद तक कम हुआ है एट दिस लॉकडाउन पीरियड इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एसिड रेन। तो द एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, द टर्म एसिड रेन फर्स्ट coined बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ इन 1872। एसिड रेन एयर पॉल्यूशन का ही एक रिजल्ट है एंड द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कार्स, बसेस एग्जॉस्ट एंड मेजर रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर एसिड रेन आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और एसिड रेन का अगर हम पीएच देखें तो इसका पीएच 5 या इससे लोअर हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं, जब पीएच की बात हुई है तो पीएच क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो पीएच इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। अगर मैथमेटिकली पीएच को देखें तो इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम पीएच स्केल को डिस्कस करते हैं। तो जो पीएच स्केल है इसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 14। जो 0 से अप टू 7 तक की रेंज है ये एसिडिक कंपाउंड्स के लिए है, 7 रेंज है न्यूट्रल के लिए है, और फ्रॉम 7 to 14 ये जो रेंज है मतलब ग्रेटर देन 7 to 14 ये जो रेंज है ये एल्कलाइन सब्सटेंसेस के लिए। आगे अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रीकर्सर्स ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के जो प्रीकर्सर्स हैं उसमें आ जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस आ जाएंगी। ये कैसे प्रीकर्सर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो देखिए ये रिएक्शंस में देखिए जब CO2 और वाटर कंबाइन करेंगे तो कार्बोनिक एसिड हमको मिलेगी जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Sulfur dioxide can combine with water molecules to form sulfuric acid and sulfurous acid. Similarly, nitrogen के oxides can combine with water to form nitrous acid and nitric acid. आगे हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन कैसे होता है। तो इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो तरीके हैं एसिड रेन फॉर्मेशन के। पहला है एक्वस फेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जबकि दूसरा तरीका है गैस फेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्वस फेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस for formation of nitric acid and for formation of sulfuric acid. Now for formation of nitric acid there are two pathways, by ionization of oxides of nitrogen with water and by hydrolysis of dinitrogen pentaoxide. आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्वस फेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले एक्वस फेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जैसा कि हमने ग्राफिकली देखा था, फ्लो चार्ट के थ्रू देखा था कि देयर आर टू वेज। तो फर्स्ट वे है हमारा बाय आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर। बहुत ही सिंपल रिएक्शन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में कंबाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एक आयोनाइजेशन पाथवे को क्रॉस करने के बाद आपको नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसी एसिड्स मिल जाएंगी तो जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ जो सेकंड पाथवे है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस होगा बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और एज अ रिजल्ट आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएंगे इन एक्वस फॉर्म। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो है एक्वस फेज रिएक्शंस फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डिस्कशन का, कि यहाँ पर जितने भी सल्फर के फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फर की सिक्स्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हम ये कंपाउंड्स भी डिस्कस करते हैं कि सल्फर के फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें आ जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, बाइसल्फाइड आयंस, सल्फाइड आयंस। सिमिलरली जो सल्फर के सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है उनमें आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड, बाइसल्फेट आयन एंड सल्फेट्स आयन। अब यहाँ पर ग्राफिक मतलब एक इमेज से हम समझते हैं कि कैसे ये फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट से सिक्स्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा सल्फर के कंपाउंड्स का। तो जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं जो गैसियस फेज में, सबसे पहले तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आएंगे इन गैसियस फेज, और यहाँ पर एक एयर वाटर इंटरफेस डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है वो हाइड्रोलाइज होंगे और इनका कन्वर्जन होगा बाइसल्फाइड आयंस में और सल्फाइड आयंस में। अब एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा और जितने भी फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड हैं वो बल्क में ट्रांसपोर्ट होंगे, और बल्क में ट्रांसपोर्ट होने के बाद इनका इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ स्टेट। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी बाय ऑक्सीडेशन, इसके कई पाथवे हैं। अब हम इनके ऑक्सीडेशन पाथवेज को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब important pathways for conversion of sulfur fourth oxidation state to sulfur sixth oxidation state। तो जो फर्स्ट पाथवे वो है बाय डिसॉल्व्ड ओजोन। तो डिसॉल्व्ड ओजोन से रिएक्शन होगी और जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स बनेंगे वो सिक्स्थ ऑक्सीडेशन स्टेट के बनेंगे विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। नाउ जो सेकंड पाथवे है वो है बाय ऑक्सीडेशन थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट मींस H2O2। यहाँ पर जो बाइसल्फाइड आयन है उनका ऑक्सीडेशन होगा और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरस एसिड SO2OOH नेगेटिव। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें प्रोटोनेशन होगा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरस एसिड का और एज अ रिजल्ट हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगी। जो थर्ड पाथवे है वो है बाय ऑक्सीजन। यहाँ पर सल्फर के फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा बाय सिंपली नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा, और यहाँ पर सल्फर के कंपाउंड सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जांपल भी दिया है, SO2 कंबाइन कर रही है हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एज अ रिजल्ट हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के द्वारा भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे बाइसल्फाइड आयन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और आयोनाइजेशन पाथवे के थ्रू हमको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी एसिड्स मिल जाएंगी जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब जो हमारा सेकंड पाथवे है सेकंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है गैस फेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें कन्वर्जन ऑफ SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की प्रोसेस है। यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स हाइड्रोक्साइल आयंस जो कि वाटर मॉलिक्यूल से ऑब्वियसली हमको मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ M। M क्या है? M एक स्पीशीज है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और एज अ रिजल्ट यहाँ पर बाइसल्फाइड आयन मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बाइसल्फाइड आयंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोक्सी परऑक्सी रेडिकल, तो हाइड्रोक्सी परऑक्सी रेडिकल क्या है यहाँ पर HOO नेगेटिव। और नेक्स्ट स्टेप होगी सल्फर के ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एज अ रिजल्ट सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। अब बी कन्वर्जन ऑफ NOx टू नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर NOx यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया गया है। तो यहाँ भी दो पाथवे हैं बाय ओजोन और बाय डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ओजोन्स डायरेक्टली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और नाइट्रोजन के हायर ऑक्साइड्स जनरेट होंगे। ये ऑक्साइड्स आपस में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ M स्पीशीज और हमको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिल जाएंगे। अब जो सेकंड स्टेप में देखें तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बाय हाइड्रोलिसिस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके भी
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एल्केन के साथ, एज अ रिजल्ट नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड हो रहा है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ भी रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पाथवे जो कि हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हाइड्रोलाइज होके नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेगा, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप फर्दर इसकी रीडिंग करना चाहें तो बहुत सारी गुड बुक्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जॉर्ज ई इबानेस, स्प्रिंगर पब्लिकेशन की है, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टैनली ई मानाहन। और थर्ड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बाय अनिल कुमार डे एंड अर्नब कुमार डे। ये न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की किताबें हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। आगे जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, तो इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज, इट्स टाइम टू असेस योर सेल्फ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा इसके आंसर देने की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो भी हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डज सीसीएन स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरोसोल पार्टिकल। तो सीसीएन का फुल फॉर्म मैंने बताया था, तो आप डिस्कस कीजिए कि क्या हो सकता है। ए बी सी डी। ए है क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ली, कंडेंसेशन काउंटर न्यूक्लियस बी। सी है केमिकल कोगुलेशन न्यूक्ली, डी है क्लाउड कोगुलेशन न्यूक्ली। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ली। आप दी गई स्लाइड्स को रेफर कर सकते हैं इसके लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, द एसिड अदर देन सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स व्हिच मे बी प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अलावा और कौन सा एसिड है जो एसिड रेन में उपस्थित है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ऑप्शंस क्या होगा? आई थिंक बहुत ही सिंपल है, ऑप्शंस होगा कार्बोनिक एसिड। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको भी। प्लीज रेफर गिवन स्लाइड्स फॉर ऑप्शंस। हाँ, it is very interesting questions. Question number third, which is the appropriate oxidation state transformation of sulfur in aqueous phase reactions। तो बताइए कि aqueous phase oxidation state reactions में कौन सा important transformation है सल्फर का। From first to third oxidation state, from third to fifth, from fourth to sixth, और from first to second। बहुत ही simple questions है। आई थिंक क्या इसका आंसर है फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच इज रेन रिगार्डेड एज एसिड रेन। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 5.6। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी सभी को आ जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस द टर्म एसिड रेन। जॉर्ज ब्राउन, जेम्स टी स्टीवर, चार्ल्स डेविड एंड रॉबर्ट एंगस स्मिथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट एंगस स्मिथ, हु फर्स्टली कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।